दोस्तों, गुंजन के जीजा अरविंद जब भी गुंजन को देखते तो वो दूध पीने की जिद करने लगते। गुंजन शर्मा जाती। गुंजन को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके जीजा जी जब भी उसे देखते हैं तो पीने की जिद क्यों करते हैं। अब बात ऐसी रहती है कि गुंजन अपनी दीदी से बता भी नहीं सकती है, क्योंकि गुंजन बहुत शर्मीली स्वभाव की लड़की रहती है। अब ऐसे में इधर जो उसके जीजा रहते अरविंद, जब भी उनकी नज़र अपनी साली गुंजन पर पड़ती तो वो उससे दूध मांगते और दूध पीने की जिद करते। अब गुंजन को कुछ समझ में नहीं आता, वो करे तो क्या करे। वो अपने जीजा अरविंद से बिना कुछ कहे शर्मा करके कमरे में चली जाती। गुंजन को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है। जैसे गुंजन की दोस्त ये सुनती है तो हंसने लगती है और कहती है, लगता है तुम्हारे जीजा जी तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं, इसलिए वो तुमसे ऐसी डिमांड कर रहे हैं। अब जब गुंजन ये सुनती है तो अपनी दोस्त से कहती कि यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम अगर खुली कर पूरी बात बताओगी तो हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब गुंजन की दोस्त कहती कि यार तुम तो सब कुछ जानबूझ करके अनजान बन रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जीजा जी तुमसे क्या चाह रहे हैं। अब गुंजन की दोस्त उसे समझा देती है। गुंजन जैसे ही रात होती है उसकी दीदी गहरी नींद में चली जाती है। वो अपने जीजा जी के कमरे में जाती है। जैसे वो जीजा जी के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके जीजा जाग रहे हैं। वो अपने जीजा जी के पास जाती है और फिर उन्हें पिलाने की कोशिश करने लगती है। जीजा घबरा जाते हैं कि आखिर उनकी साली गुंजन को क्या हो गया है। वो गुंजन को अपने पास से हटा देते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। इधर गुंजन बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। वो शर्मा करके अपने कमरे में भाग आती है। शोर शराबा सुन करके गुंजन की दीदी उनकी नींद खुल जाती है। वो अपने पति से पूछती हैं कि क्या बात है, आखिर इतना कमरे में शोर शराबा क्यों हो रहा था। अरविंद अपनी पत्नी अनीता से कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कमरे में बिल्ली आ गई थी। जब अनीता ये सुनती हैं तो फिर से वो खर्राटा लेकर के गहरी नींद में चली जाती हैं। इधर अरविंद जो बार बार करवटें बदल रहे होते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि बार बार उनकी साली गुंजन का चेहरा उनके दिमाग में घूम रहा होता है। वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। अब वो चप्पल पहनते हैं और सीधे अपनी साली गुंजन के कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वो गुंजन के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि गुंजन का जो कपड़ा है वो बेड के किनारे पड़ा हुआ है। अब वो अपनी साली के पास जाते हैं और कहते हैं कि साली जी, आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर आपकी दीदी अनीता को इस बारे में पता चल जाएगा तो फिर वो हमारे और आपके बारे में क्या सोचेंगे। गुंजन कहती है कि जिया जी, आप तो ही हमसे पीने के लिए दूध मांगा करते थे। जैसे ही अरविंद ये सुनते हैं उन्हें गुंजन की बातों पर विश्वास नहीं होता है। वो हंसने लगते हैं। गुंजन बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने जीजा अरविंद से कहती है कि जीजा जी, इसमें हंसने वाली क्या बात है। मैं अपनी सारी शर्म हया को ताक पर रख करके आपके पास गई, आपके कमरे में गई दीदी से बिना डरे, लेकिन आपने तो मुझे वहाँ से भगा दिया। अब जब अरविंद ये सुनते हैं तो वो अपनी साली गुंजन को समझाते और कहते हैं कि देखो गुंजन, तुमने मेरी बातों को गलत तरीके से लिया है। तुम्हें तो पता है कि मैं पहलवान हूँ, पहलवानी करता हूँ, इसलिए जब भी मैं कुश्ती करके आता तो तुमसे मैं एक गिलास दूध मांगा करता था, लेकिन ना जाने तुम मुझे क्यों दूध नहीं देती थी और तुम शर्मा करके अपने कमरे में चली जाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता कि तुम काम चोर हो, कोई काम नहीं करना चाहती हो, इसलिए तुम मुझे दूध नहीं देती हो। लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दिया। तुम कमरे में आई और इस तरीके से तुमने मेरे साथ किया। अगर तुम्हारी दीदी अनीता को पता चल जाएगा तो सोचो वो तुम्हारे और हमारे बारे में क्या सोचेंगी। अब जैसे ही गुंजन ये सुनती है कि उसने अपने जीजा की भावनाओं को बहुत गलत समझा और उसने जो कुछ भी आज अपने जीजा के साथ कमरे में किया, वो बहुत शर्मिंदा होती है और अपने जीजा से माफ़ी मांगती है कि जीजा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया था, हमारे दोस्त ने कहा कि तुम्हारे जीजा जी तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए वो तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहते हैं जो कि वो तुम्हारी दीदी अनीता के साथ कर रहे हैं। अब जैसे ही जीजा अरविंद ये सुनते हैं तो वो अपनी साली गुंजन को बेड पर बैठाते हैं और कहते हैं कि देखिए गुंजन, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं और हमारे बारे में आप ऐसा विचार रखती हैं, ऐसी गलत सोच रखती हैं, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप हमारी साली हैं,
इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, हर जीजा गलत नहीं होता है। ऐसी जो मानसिकता लोगों में फैली हुई है कि जो जीजा है वो सालियों से अक्सर मजाक करता है और मजाक मजाक में ही वो गलत बातें भी बोल देता है जो कि उसका मन करता है। मैं आपसे इसलिए कहता था क्योंकि आपको तो पता है कि आपकी दीदी पेट से हैं, ऐसे में उन्हें आराम की ज़रूरत है। इसलिए जब भी मेरी नज़र आप पर पड़ती, जब मैं कुश्ती करके वापस लौटता, आपसे गर्मा गर्म दूध मांगता, अगर आप मुझे हल्दी वाला दूध दे देती तो ऐसे में मेरे शरीर में बहुत ताकत आ जाती और फिर मैं दोबारा कुश्ती लड़ने जाता तो वहाँ से जीत कर ही आता। इसलिए मैं आपसे अक्सर दूध मांगा करता था, लेकिन आपने तो मुझे गलत समझ लिया। क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक पहलवान हूँ और ऐसे में मुझे कई गिलास दूध पीने की ज़रूरत पड़ती है और मैं हर समय हर 1 घंटे पर एक बड़े गिलास में हल्दी वाला दूध पीता हूँ। जब आपकी दीदी अनीता पेट से नहीं थी तो वो हमेशा मेरे लिए गर्मा गर्म दूध तैयार रखती थी और जैसे ही मैं घर पर आता था तो आपकी दीदी मुझे हल्दी वाला दूध पिलाती थी। लेकिन जब से वो पेट से हुई हैं तब से मैं आपसे दूध मांग रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी भी हल्दी वाला दूध नहीं दिया और उल्टा ही आप मेरे कमरे में आई और इस तरीके की हरकतें करने लगी। आज के बाद आप ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा। अब जब गुंजन ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। वो अपने जीजा से माफ़ी मांगती और कहती है कि ये बात वो अपनी दीदी को नहीं बताएं। अब जीजा उसके वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाते हैं। इधर गुंजन अपनी उस दोस्त को फ़ोन करती है जिसने उसके जीजा के बारे में इतनी गलत बातें उसे बताई थी। अब जैसे ही दोस्त ये सुनती है तो वो कहते हैं कि देखो गुंजन, हमें पता नहीं था कि तुम्हारे जीजा जी पहलवान हैं। हमें तो लगा कि जैसे बाकी जीजा लोग होते वैसे ही तुम्हारे जीजा जी तुमसे मजाक कर रहे हैं और वैसे भी साली तो आदि घरवाली होती है। ऐसे में अगर तुम्हारे जीजा जी इस तरीके की तुमसे डिमांड कर रहे हैं तो फिर मुझे लगा कि तुम्हारे जीजा तुमसे मजाक कर रहे होंगे और उनका दिल तुम पर आ गया होगा, क्योंकि अक्सर जीजा अपनी सालियों को पसंद करते हैं और ऐसा मजाक तो उन दोनों के बीच होता रहता है। अब जब गुंजन ये सुनती है तो बिना कुछ कहे वो फ़ोन काट देती है। इसके बाद वो वैसे ही करती है जैसा कि उसके जीजा अरविंद ने उससे कहा था। अब जैसे ही उसके जीजा पहलवानी करके कुश्ती लड़के आते हैं, पसीने में भीगे रहते हैं, वो गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लेकर के जाती है और अपने जीजा जी को आराम से पीने के लिए दे देती है। एक सांस में ही उसके पहलवान जीजा दूध को पी जाते हैं। अब इधर गुंजन अपने पहलवान जीजा जी को टकटकी लगाए देखती रहती है। जीजा उसके पूछते हैं कि क्या बात है साली जी, आज आप हमें इतने गौर से क्यों देख रही हैं, लेकिन गुंजन अपने जीजा का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से वो चली जाती है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। इधर जो गुंजन की दीदी रहती अनीता, वो पेट से रहती हैं, इसीलिए वो अपनी छोटी बहन गुंजन को अपने ससुराल बुलाए रहती हैं ताकि गुंजन घर की देख रेख कर सके और उनके पति की देखभाल कर सके, उनके पति अरविंद को खाना बना करके खिला सके, क्योंकि अरविंद पहलवान रहते हैं। ऐसे में वो 10 से 12 रोटी एक टाइम में ही खा जाते हैं। गुंजन अपनी दीदी अनीता का पूरा घर अच्छे से संभाल रही होती है। अनीता के बूढ़े सास ससुर रहते हैं, अनीता की कोई भी ननद नहीं रहती है। ऐसे में गुंजन ही अपनी दीदी के ससुराल में रह करके उनके ससुराल वालों की देख रेख कर रही होती है। उसकी दीदी अनीता अपनी छोटी बहन गुंजन से बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि वो कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देती है। इधर अरविंद भी बहुत खुश रहते हैं अपनी साली से। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक अनीता के पेट में तेजी से दर्द होता है, क्योंकि अब समय निकट आ चुका था। इधर आनन फानन में अरविंद अपनी पत्नी अनीता को लेकर के सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे ही अनीता हॉस्पिटल पहुंचती हैं, कुछ ही समय बाद वो एक हष्ट-पुष्ट बेटे को जन्म दे देती हैं। परिवार में खुशियों का माहौल होता है। अरविंद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वो मिठाई लेकर के घर पर आते हैं। अपने बूढ़े माता पिता को वो मिठाई खिलाते हैं और बधाई देते हैं कि मुबारक हो आपको पोता हुआ है। ऐसे में परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। इधर अनीता जो कि हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। अब जैसे ही रात का 12 साढ़े 12 बजता है, अनीता अपने पति अरविंद से कहती हैं कि देखिए जी, हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पूरी रात आपको इतने मच्छर काटेंगे, इसलिए आप घर पर चले जाइए, यहाँ पर मेरी देख रेख के लिए नर्सें हैं। अब जब अरविंद ये सुनते हैं तो वो घर चले जाते हैं। जैसे ही गुंजन अपने जीजा को देखती है तो एक गिलास हल्दी वाला दूध वो उनके पास लेकर के चली जाती है। अब जीजा जब ये देखते हैं तो कहते हैं कि अरे पगली, मैं कोई कुश्ती लड़ कर
कमरे नहीं आ रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी दीदी के पास में था, हॉस्पिटल में था। अब गुंजन जब ये सुनती है तो कहती है कि देखिए जीजा जी, आप चाहे कुश्ती लड़ कर के आइए, चाहे आप हॉस्पिटल से आइए, कहीं से भी आइए, आपके शरीर में ताकत रहेगी जब आप ये हल्दी वाला दूध पिएंगे। अपनी साली की ये बात सुनते हैं तो अरविंद एक सांस में ही पूरा दूध पी जाते हैं। इसके बाद वो अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इधर गुंजन भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात का 12 साढ़े 12 बजता है। गुंजन गहरी नींद में सो रही होती है, वो खर्राटा ले रही होती है। तभी अचानक उसे लगता है कि कोई उसके शरीर को सहला रहा है। अब गुंजन बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा रहता है। गुंजन डर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी जीजा हल्की सी आवाज़ में बोलते हैं कि गुंजन डरो नहीं, मैं हूँ। अब गुंजन को कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने जीजा से पूछती है कि आखिर आप इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं। अरविंद कहते हैं कि देखिए गुंजन, आप उस दिन जो हमारे कमरे में आई थी, आप हमें इतना पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम आपको कमरे से भगा दिए थे क्योंकि उस समय आपकी दीदी अनीता हमारे बगल में सो रही थी। आज आपकी दीदी हॉस्पिटल में, आपके पास अच्छा मौका है। अब जैसे ही गुंजन ये सुनती है तो वो अपने जीजा से कहती है कि लेकिन आप तो उस दिन हमें मना कर दिए थे। गुंजन ये सुनती है तो फिर वो अपने जीजा के साथ वही करती है जो उसके जीजा चाह रहे होते हैं। अब ऐसे सुबह हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते रहते हैं जो कि वो वाली फिल्मों में दिखाया जाता है। गुंजन बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे ही सुबह होती है उसके जीजा अरविंद पहलवानी के लिए निकल जाते हैं। इधर गुंजन, जिसके मन में बार बार अपने जीजा अरविंद का ख्याल आ रहा होता है, वो अपने जीजा को फ़ोन करती है तो उसके जीजा अरविंद कहते हैं कि देखो अभी हम कुश्ती लड़ रहे हैं, कुछ समय बाद जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो हम घर पर आएंगे, फिर हम तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेंगे, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी दीदी हॉस्पिटल में है तो हम तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। अब गुंजन बहुत खुश होती है और वो फ़ोन काट देती है। इसके बाद वो अपने जीजा अरविंद के आने का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन उसके जीजा अरविंद घर पर लौटते ही नहीं, वापस नहीं आते। इधर गुंजन को कुछ समझ में नहीं आता है। गुंजन अपने जीजा अरविंद को बार बार फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन उसके जीजा अरविंद का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके जीजा गए तो कहाँ गए। उसके जीजा तो बोले थे कि वो दोपहर में उसके पास आएंगे और उसके साथ फिर से वो सारी चीज़ें करेंगे। ना तो उनके नंबर पर फ़ोन लग रहा है और ना ही उनसे बात हो पा रही। गुंजन, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके जीजा जी गए तो कहाँ गए, इसलिए वो अपनी दीदी को फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है। जैसे ही उसकी दीदी ये सुनती है तो कहती है कि देखो गुंजन, अभी तुम कुछ समय के लिए घर को संभाल लो क्योंकि हमें छुट्टी नहीं मिल पाएगी। 2 दिन बाद जब हमें छुट्टी मिलेगी इसके बाद ही घर पर हम आ पाएंगे। जैसे ही गुंजन ये सुनती है तो वो फ़ोन रख देती है। इसके बाद वो अरविंद के माता पिता के पास जाती है और कहती है कि जीजा जी के नंबर पर फ़ोन नहीं लग रहा है, उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। अरविंद के माता पिता कहते हैं कि बेटा गुंजन, चिंता ना करो, हो सकता है कि अरविंद रात को आ जाए क्योंकि अक्सर वो शाम तक कुश्ती लड़ते हैं और जैसे ही शाम होगी तो वो घर पर वापस आ जाएंगे। अब गुंजन अपने काम काज में लग जाती है। ऐसी शाम हो जाती है, लेकिन अभी भी अरविंद घर पर नहीं लौटे होते। अब माता पिता का मन भी बेचैन हो रहा होता है, घबरा रहा होता है कि आखिर उनका बेटा कुश्ती लड़ने गया था तो अब तक क्यों नहीं लौटा है। माता पिता अपने बेटे के आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ऐसे ही रात का 10 बज जाता है, उनका बेटा अरविंद घर नहीं लौटता है। गुंजन अपनी दीदी के सास ससुर से कहती है कि वो लोग खाना खा करके सो जाएं, हो सकता है कि जीजा जी रात को आएँ। अब जो बूढ़े माता पिता होते हैं अरविंद के, वो खाना खाते हैं और खाना खा करके सो जाते हैं, लेकिन गुंजन जो पूरी रात अपने जीजा के आने का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उसके जीजा घर पर ही नहीं आते हैं। अब गुंजन को कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे ही सुबह होती है वो हॉस्पिटल जाती है और अपनी दीदी को पूरी बात बता देती है। अनीता जब ये सुनती है तो कहती है कि ऐसा है गुंजन, तुम थाने चली जाओ और वहाँ पर पुलिस वालों को पूरी बात बता दो। अब अपने दीदी के कहने पर गुंजन थाने जाती है और वहाँ पर पुलिस वालों को पूरी बात बता देती है। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो वो FIR दर्ज करते हैं। इसके बाद
पहलवान अरविंद की वो खोज में लग जाते हैं, लेकिन कहीं भी पहलवान अरविंद का कुछ अता पता नहीं चलता है। पुलिस वाले हॉस्पिटल जाते हैं और पहलवान अरविंद यानी कि गुंजन की बहन अनीता से पूछताछ करते हैं। क्योंकि मैं पेट से थी, ऐसे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। मेरे पति मेरे साथ ही हॉस्पिटल में थे, लेकिन मैंने अपने पति अरविंद से कहा कि आप कब तक हॉस्पिटल में रहेंगे, यहाँ आपको इतनी परेशानी हो रही है, इसलिए आप घर पर जाकर सो जाइए। मेरे कहने पर मेरे पति घर पर चले गए। बाकी मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। अरविंद की पत्नी अनीता का बयान ले लेती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर अरविंद गए तो कहाँ गए। अब ऐसे ही अरविंद को लापता हुए 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अरविंद का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। इधर अनीता भी अपने घर आ जाती है, अपने ससुराल आ जाती है हॉस्पिटल से। अब वो घर पर ही रह रही होती है। इधर जो गुंजन रहती है वो अपनी दीदी से कहती कि दीदी अब हम घर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रहते हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए। अनीता अपनी बहन गुंजन से कहती कि ठीक है गुंजन, तुम घर चली जाओ, वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई चालू हो गई है। जब गुंजन ये सुनती है तो वो अपनी बैग पैक करती है और तड़के सुबह वो अपने घर के लिए निकल आती है। गुंजन तो अपने घर चली आती है और वो आराम से रह रही होती है, लेकिन इधर अनीता, जिसका सुहाग उचट चुका था क्योंकि उसका पति अरविंद जो कि कई महीने से लापता रहता है, अनीता थाने का चक्कर लगा रही होती है अपने मुंह बोले बेटे को लेकर के, लेकिन कहीं भी उसके पति अरविंद का कुछ अता पता नहीं चलता है। इधर बूढ़े माँ बाप भी, जिनके चेहरे पर सिकन रहती है, वो अपने जवान बेटे को खो देते हैं। उनके बेटे का कुछ पता नहीं रहता है कि आखिर उनका बेटा अरविंद कहाँ लापता हो गया है। उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन एक दिन अचानक अनीता के मोबाइल पर फ़ोन आता है। जैसे ही अनीता फ़ोन उठाती है, पुलिस वाले कहते हैं मैडम आप तुरंत अपने माता पिता को लेकर के थाने आ जाइए। अब अनीता अपने माता पिता को लेकर के थाने आती है। पुलिस वाले अनीता को लेकर के एक फ्लैट पर पहुंचते हैं। जैसे ही अनीता अपने सास ससुर के साथ फ्लैट पर पहुंचती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अनीता देखती है कि उसकी बहन गुंजन, जो कि लाल साड़ी में है और उसके हाथों में चूड़ा है, मांग में उसकी सिंदूर है। पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम गौर से देखिए, क्या आप इस लड़की को पहचान रही हैं? सर ये हमारी छोटी बहन है, लेकिन इसने कब शादी कर ली हमको बिना बताए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि मैडम पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए और यहाँ आराम से बैठ जाइए, हम आपको पूरी बात तफसील से बताएंगे। अब इधर अनीता, जिसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, वो अपनी बहन गुंजन से पूछती है कि आखिर उसने कब और किससे शादी की है, क्या इसके बारे में उसके मम्मी पापा को पता है। लेकिन गुंजन अपनी दीदी अनीता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। गुंजन कुछ नहीं बोलती है, वो खामोश खड़ी रहती है। तभी किचन से आवाज़ आती है। जैसे ही अनीता उस आवाज़ को सुनती है तो वो किचन की ओर दौड़ते हुए जाती है, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं रहती है बल्कि उसके पति अरविंद की रहती है। जैसे ही अनीता अरविंद को देखती है, जो कि अरविंद केवल गमछा बांधे रहते हैं और वो किचन में खाना बना रहे होते हैं, वो अपने पति से लिपट जाती है और कहती है कि हमें पता ही नहीं था कि आप हमारी बहन के घर पर हैं। हमारी बहन के घर पर क्या कर रहे हैं? आप तो कितने महीने से घर पर नहीं आए, हमें लगा कि आप लापता हो गए हैं। हमने तो थाने में आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी, क्योंकि हमें लगा आप कुश्ती में अक्सर जीतते हैं, ऐसे में आपकी किसी से दुश्मनी होगी और किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं, मेरी आंखों के सामने हैं। चलिए अब घर चलिए, आपका बेटा इंतजार कर रहा है और आपके माता पिता कब से आपकी राह देख रहे हैं। अब जैसे ही अरविंद ये सुनता है तो वो अनीता से कहता है कि देखो अनीता, मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैंने तो तुम्हें तलाक दे दिया है। क्या तुमने तलाकनामा नहीं देखा जो मैंने डाक से तुम्हें भेजा था? अब जैसे अनीता ये सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो ये मानने को ही तैयार नहीं होती है। अनीता अपने पति अरविंद से कहती है कि आखिर आपने हमें तलाक क्यों दिया और आपने किससे शादी कर ली है और आप इतने दिन कहाँ थे? जैसे ही पुलिस वाले अनीता को परेशान देखते हैं तो वो अनीता से कहते हैं कि मैडम पहले आप किचन से बाहर आइए,
हम आपको पूरी बात तफसील से बताते हैं। इसके बाद अरविंद और अनीता दोनों किचन से बाहर आते हैं। पुलिस वाले जब बताना शुरू करते हैं तो अनीता को यकीन ही नहीं होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि आपके पति अरविंद कहीं गायब नहीं हुए थे, लापता नहीं हुए थे, बल्कि ये तो आपकी छोटी बहन गुंजन की कारस्तानी है। गुंजन ने ये पूरा ढोंग रचा था। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थी तो गुंजन और आपके पति के बीच कुछ ऐसा हुआ था कि इसके बाद दोनों ने ये फैसला किया कि वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, क्योंकि आपके पति अरविंद जो कि गुंजन के होने वाले बेटे के पिता हैं। अनीता को पुलिस वालों की बातों पर यकीन नहीं होता है। वो अपनी बहन गुंजन से पूछती है। गुंजन अपनी दीदी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। इधर अनीता गुस्से से लाल हो जाती है और वो गुंजन के मांग का सिंदूर मिटाने लगती है, लेकिन गुंजन अपनी दीदी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि देखिए दीदी, अब आप हमारी मांग का सिंदूर नहीं मिटा सकती हैं। अरविंद हमारे पति हैं। ऐसे ही अनीता ये सुनती है तो वो अपनी बहन गुंजन से कहती है कि आखिर उसे क्या मिला उसका घर उजाड़ करके। उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने अपनी ही बहन का घर उजाड़ दिया और अपनी ही बहन की वो सौतन बन गई। लेकिन गुंजन पर अपनी दीदी की किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता है। इधर पुलिस वाले अनीता से कहते हैं कि मैडम अब आप अपने घर चले जाइए, क्योंकि अरविंद आपकी बहन के पति हो गए हैं और इन्होंने आपको तलाक दे दिया है। अब अनीता को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो रोते बिलखते घर चली आती है और पूरी बात अपने सास ससुर को बता देती है। जैसे उसके सास ससुर सुनते हैं तो वो अनीता से कहते हैं, देखो अनीता, हमने तुमको पहले ही समझाया था कि घर में कुंवारी लड़की को बुलाना सही नहीं है, लेकिन तुमने कहा कि वो तो हमारी छोटी बहन है। ऐसे में तुमने देखा ना कि जब तुमने अपनी छोटी बहन गुंजन को बुलाया तो क्या हुआ, तुम्हारा अपना ही घर उजड़ गया, क्योंकि तुम्हारी बहन गुंजन कुंवारी थी। ऐसे में जब हमारे बेटे की नज़र उस पर पड़ी होगी तो फिर उसका मन डोल गया होगा और फिर तुम्हारे पीठ पीछे उन दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ जो कि तुम अपने पति के साथ किया करती थी। जैसे ही अनीता ये सुनती है तो वो अपने बूढ़े सास ससुर से लिपट करके रोने लगती है। सास ससुर अपनी बहू को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, हमारी गोद में एक बेटा है, तुम्हें उसकी देख रेख करनी है। क्या हुआ अगर हमारा बेटा नालायक निकल गया। अब अनीता अपने बूढ़े सास ससुर का मुंह देखती है और फिर वो अपने सास ससुर की सेवा में लग जाती है। वो जीना सीख जाती है क्योंकि उसका एक बेटा रहता है। अनीता जो कि एक मॉल में काम करती है और उससे जितने भी पैसे उसे मिलते हैं वो अपने बूढ़े सास ससुर की दवाई में, घर के खर्च में खर्चा कर देती है। अब वो अपने सास ससुर के साथ ऐसे ही बिन पति का रह रही होती है। दोस्तों, अनीता की बहन गुंजन ने अपनी दीदी का घर उजाड़ करके जो कुछ भी किया वो कहाँ तक सही था और गलत। क्या उसने अपने जीजा अरविंद के साथ शादी करके सही किया? आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।